गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, उत्प्रेरक सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि उत्प्रेरक कहते किसको हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ये कैटलिस्ट क्या होता है? देखिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए जो बाह्य कारक प्रयोग किए जाते हैं, या उसको सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन बाह्य कारकों के प्रयोग करने से रासायनिक अभिक्रियाएं परिवर्तित होती हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या अभिक्रिया का वेग घट जाता है, वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो घटना होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य पदार्थ प्रयोग करने की, वो उत्प्रेरण कहलाती है। ये उत्प्रेरकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक अवस्था के आधार पर, और नंबर 2 क्रियाविधि के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक समांगी उत्प्रेरक और एक विषमांगी उत्प्रेरक। क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 स्व उत्प्रेरक और नंबर 4 प्रेरित उत्प्रेरक। अब पहले हम एक एक करके इनके बारे में जान लें कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, इसके आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। सबसे पहले बात करें समांगी उत्प्रेरक की। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किया गया अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, तो वो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और वो घटना समांगी उत्प्रेरण की घटना कहलाती है। समांगी उत्प्रेरक फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl + 3O2। ये पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। इसका जब अपघटन कराया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में, तो 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बनती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। उत्प्रेरक के रूप में MnO2 का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड ठोस अवस्था में पाया जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड भी ठोस अवस्था में चूर्ण के रूप में पाया जाता है, तो दोनों की क्योंकि फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्थाएं ठोस हैं, इसलिए यह समांगी उत्प्रेरक के अंतर्गत आता है। अब बात करें इसी तरीके से विषमांगी उत्प्रेरक, तो ठीक इसके अपोजिट डिफिनीशन बनती है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो वो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है और ये घटना विषमांगी उत्प्रेरण की घटना कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखें हम कि N2 + 3H2 गिव्स आउट Fe प्लस बनता है 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करती है तो अमोनिया गैस बनाती है, परंतु उत्प्रेरक के रूप में Fe लिया जाता है और Fe सब लोग जानते हैं कि Fe को आयरन कहते हैं। और आयरन चूर्ण के रूप में या उसका टुकड़ा, यानी वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट गैस है, ये अभिकारक है, और उत्प्रेरक जो Fe है उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो ठोस है। तो चूंकि ये ठोस है, ये गैस है, दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और ये जो घटना होगी ये विषमांगी उत्प्रेरण की घटना कहलाएगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं क्रियाविधि के आधार पर। तो चूंकि क्रियाविधि के आधार पर इनको धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करें हम धनात्मक उत्प्रेरक की। नाम से क्लियर है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। धनात्मक ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज को
पॉजिटिव तरीके से लेना। पॉजिटिव तरीके से लेने का मतलब है कि उसको आगे की ओर बढ़ाना या बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। ठीक वैसे ही डिफिनीशन को हम पढ़े कि वह वाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किया जाए और उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए या वह रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से पूर्ण हो, तो वह जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाएगा वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। इसके लिए हम ये जो N2+3S2 विषमांगी उत्प्रेरण का हमने एग्जाम्पल दिया है, वो धनात्मक उत्प्रेरक में हम प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ जो Fe होता है ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इस अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। और अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, हमने पहले ही कहा है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए, अभिक्रिया की सक्रियता को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया है। अगर Fe का प्रयोग ना करते रिएक्शन तब भी होगी, लेकिन इसको होने में काफी समय लग जाएगा। Fe चूर्ण प्रयोग कर लेने से वह अभिक्रिया शीघ्रता से होती है, अमोनिया आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है, हमारा समय भी बचता है और जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कम समय में पूर्ण होती है। तो ये Fe जो है यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक कार्य करता है। अब बात करें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की। ऋणात्मक ठीक इसके अपोजिट, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाएं और उस अभिक्रिया का वेग घट जाए या अभिक्रिया के वेग को नष्ट करने का प्रयास करें, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब अपघटन कराते हैं तो जल और ऑक्सीजन बनता है, वहां पर H3PO2 हाइड्रोजन फॉस्फाइड का प्रयोग अगर किया जाए तो वो क्या करता है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर को घटा देता है, तो इसलिए वो वहां पर ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। अब बात करें स्व उत्प्रेरक की। स्व उत्प्रेरक क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है उनमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल एथिल एसीटेट का जब जलघटन कराते हैं CH3COO(C2H5) प्लस H2O गिव्स आउट, बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। एथिल एसीटेट का जलघटन कराते हैं तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभ में यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एसिटिक एसिड का निर्माण होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है एसिटिक एसिड के बनने के कारण। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ये इस अभिक्रिया के लिए स्वयं स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए यह अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण की अभिक्रिया कहलाती है और एसिटिक एसिड स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण की कि प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए प्रेरित का मतलब है किसी को किसी चीज के लिए प्रभावित करना या बढ़ाना। होता क्या है कि सामान्यतः कोई अभिक्रिया जैसे नहीं होती है। देखते हैं हम सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो सोडियम आर्सेनेट नहीं बनता है, यानी Na2SO3 का ऑक्सीकरण होता है तो Na2SO4 बनता है। Na3ASO3 का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो Na3ASO4 नहीं बनता है, मतलब सोडियम आर्सेनाइड का सामान्यतः ऑक्सीकरण नहीं होता है। परंतु जब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिला दिया जाता है और तब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड के कारण सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण तो सोडियम सल्फाइड के कारण सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण तो सोडियम सल्फेट में होता ही है, वो सोडियम आर्सेनाइड को भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी जो सोडियम सल्फाइड है Na2SO3 वो सोडियम आर्सेनाइड के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए प्रेरित उत्प्रेरक होगा और यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण की घटना कहलाएगी। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत रह गई होगी तो उसको अगले वीडियोस में क्लियर किया जाएगा।